अध्याय 217 वाहन जनित सैन्य औद्योगिक आधार। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अर्नव ने तीखे स्वर में कहा, फिर पटरियों पर खड़ी ट्रेन को देखा और अपनी ठुड्डी राघव की ओर झटकाए। उसने सुनहरा दांत चमकाते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुमने ही हाँ कहा था, तो बेहतर होगा कि तुम अपनी सारी ताकत झोंक दो। यह मत सोचना कि तुम पैसे लेकर भाग सकते हो। इस बार मैं शालीनता दिखा रहा हूं, लेकिन अगली बार कौन जानता है। राघव ने सिर हिलाया और मजे लेते हुए रसद से लदे विशाल ट्रक को देखा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं बेमन से ही सही तुम्हारा स्टॉक फिर से भरने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वह पीछे मुड़ा। राज, चिराग, ट्रेन पर चढ़ो और इस बड़े ग्राहक के लिए माल लोड करो। उसके बोलते ही इन्फिनिट ट्रेन के लोग तुरंत समझ गए। किकी और पूनम को अपनी हंसी रोकनी पड़ी, जबकि राजिता का चेहरा हंसी दबाने की वजह से लाल हो गया। इस बीच व्यापार करने आए अन्य जीवित बचे लोग कुछ खास खुश नहीं दिख रहे थे। आमतौर पर वे कम रसद के बदले अपनी ज़रूरत का सामान लेकर सौदे में फ़ायदे में रहते थे, लेकिन अब उन्हें लेन देन से पूरी तरह काट दिया गया था, जिससे वे निराश और हताश थे। कुछ ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर राघव ने ट्रेन में चढ़ने से ठीक पहले आवाज़ लगाई, अरे अभी मत जाओ। बॉस अर्नव को बेचने के बाद मैं तुम लोगों के साथ भी व्यापार करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, न केवल जाने वाले लोग ठिठक गए, बल्कि अर्नव भी दंग रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। ओए, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मेरे पास तुम्हारा सारा स्टॉक खरीदने के लिए पर्याप्त सामान नहीं है? भीड़ के पीछे नाइट फैंटम का नेता अम्मान भी उतना ही हैरान था। उसके मातहतों ने आपस में फुसफुसाहट शुरू कर दी थी। हालांकि राघव अविचलित रहा। उसने थोड़ा गणना करने का नाटक करते हुए अपनी बाहें सिकुड़ी और बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम कितना सामान लाए हो। ऐसा करते हैं, मैं पहले वह तैयार करता हूं जो तुम्हारे इस छोटे से ट्रक के बदले मिल सकता है। अगर वह काफ़ी नहीं हुआ तो तुम वापस जाकर और ला सकते हो। अर्नव का चेहरा गुस्से से हरा पीला हो गया। उसने अपना बड़ा धूप का चश्मा नीचे किया और घूरते हुए कहा, तुम छोटे कमीने, तुम्हें लगता है कि तुम कोई सैन्य कारखाना चलाते हो? बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, मेरे कैंप में ऐसे दर्जनों ट्रक और हैं। देखते हैं कि तुम उन सबको संभाल भी पाते हो या नहीं। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस राज और अन्य लोगों के साथ ट्रेन में वापस जाने से पहले किकी और पूनम को एक छोटा सा इशारा किया। पूनम ने टीम से हथियारों के कुछ बक्से नीचे उतरवाए। इस बक्से में 20 जिंगहुओ-26 पूरी तरह से स्वचालित सामरिक राइफलें हैं। वे अच्छी स्थिति में हैं, जाकर उनकी जांच कर लो। अर्नव ने उन पर एक नज़र तक नहीं डाली और बस चुटकी बजाई। तुरंत ही उसके एक आदमी ने ट्रक से एक मेज और चाय का सेट उतारा और उसके सामने सलीके से सजा दिया। अर्नव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया, जबकि उसके मातहत सावधानी से प्रत्येक राइफल की जांच करने लगे। इस बीच उसके आदमी अपने ट्रक से रसद के बक्से उतारकर पूनम के सामने ढेर करने लगे। दोनों पक्ष काम में जुट गए। इन्फिनिट ट्रेन पर रसद के एक के बाद एक बक्से लदते देख कुछ जीवित बचे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी और चले गए थे, जबकि अन्य लोग बचे खुचे सामान के अवसर की तलाश में वहीं रुके रहे। कुछ ने तो अर्नव से सीधे खरीदने का विचार किया। आखिरकार रसद जुटाना आसान नहीं था और हथियारों की सख्त ज़रूरत थी। भले ही कीमत थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन खाली हाथ लौटने से तो बेहतर ही था। अर्नव के पीछे खड़ी लाल बालों वाली महिला, जो स्पष्ट रूप से उसकी अंगरक्षक थी, शांत रही। उसकी तीखी निगाहें इन्फिनिट ट्रेन के मुख्य सदस्यों पर टिकी थीं। वह बता सकती थी कि उनमें एबिलिटी यूजर्स, शक्तियों वाले लोग थे और वे शक्तिशाली थे। इन्फिनिट ट्रेन से एक के बाद एक बक्सा नीचे उतारा गया। शुरुआत में वे पुराने और थोड़े घिसे पिटे हथियार थे। अर्नव के आदमियों ने कुछ सबसे खराब हथियारों को तो अस्वीकार भी कर दिया, लेकिन जल्द ही उतारी जा रही राइफलें स्पष्ट रूप से नई दिखने लगीं। यहाँ तक कि हथियारों के बक्से भी बिल्कुल नए थे। हथियारों की जांच करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे असहज होने लगा। राइफलें न केवल नई थीं, बल्कि ताज़ा थीं। वास्तव में जब उसने एक राइफल उठाई तो वह छूने में अभी भी गर्म थी। इन्फिनिट ट्रेन के अंदर राघव का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी गति से चल रहा था, जो आसानी से जिंगहुओ-26 राइफलें बना रहा था। इन बंदूकों का उत्पादन सरल था, बहुत कम सामग्री की आवश्यकता थी और गोलाबारी की क्षमता भी ठीक ठाक थी। लाशों, ज़ोंबी और फॉग स्पाइडर्स या थ्री हेडेड फैंटम्स जैसे निचले दर्जे की ईरी एंटिटीज के लिए काफ़ी थी। भारी खतरों के खिलाफ आपको भारी हथियारों की आवश्यकता होगी। फिर भी चूंकि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की थी, इसलिए वह किसी भी तरह से व्यापार के पहले दिन इन्फिनिट ट्रेन को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। और अर्नव के विशाल रसद भंडार के साथ ये ट्रेन के अपने भंडार को भरने का एक शानदार अवसर था। जैसे ही बिल्कुल नई राइफलों के बक्से नीचे उतारे गए, अर्नव के आदमियों ने चुप्पी में काम किया और बदले में अपनी रसद के बक्से जमा किए। पूनम ने शांति से व्यापार का रिकॉर्ड रखना जारी रखा।
चाय की चुस्की लेते हुए अर्नव को आखिरकार महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बक्से और राइफलें ऐसी दिख रही थीं जैसे वे अभी अभी किसी सैन्य कारखाने से निकली हों, और फिर भी उन्हें एक साथ बाहर लाने के बजाय वे एक स्थिर गति से आ रहे थे, जैसे कि उनका वास्तविक समय में उत्पादन किया जा रहा हो। देख रहे जीवित लोग भी उतने ही हक्के बक्के थे। भीड़ के पीछे अम्मान की आंखें चमक रही थीं। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ट्रेन में इतना स्टॉक होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। धत तेरे की। अर्नव ने अचानक पीना बंद कर दिया, अपना प्याला नीचे रखा और ट्रेन के प्रवेश द्वार को घूरने के लिए अपना चश्मा नीचे सरकाया। जब उसे लगा कि उनके पास बंदूकें खत्म हो गई हैं, तभी दो और लोग एक और बक्सा लेकर निकले। फिर एक और एक और। ऐसा लग रहा था जैसे वे वहीं पैदा हो रहे हों। उसका दिल बैठ गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि उसके ट्रक की रसद 1/3 से भी कम रह गई थी। उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। धत, मधुमिता, मुझे बताओ कि उनके पास वास्तव में हथियारों से भरी पूरी ट्रेन तो नहीं है? अर्नव ने अपने पीछे खड़ी लाल बालों वाली महिला से धीमी आवाज में कहा। मधुमिता के भाव गंभीर थे। वह बता सकती थी कि उन्होंने इस ट्रेन के दल को कम करके आंका था। धीरे से उसने उत्तर दिया, ये हथियार बहुत ताज़ा हैं। उनके हाथ निश्चित रूप से कोई उच्च श्रेणी का सैन्य स्टॉक लगा है। अर्नव की भौहें फड़कने लगीं। क्या तुम गंभीर हो? मधुमिता चुप रही। उसका चेहरा और उतर गया और उसने भारी ट्रेन को सावधानी से देखते हुए बुदबुदाया, अरे यार, मुझे लगता है कि मैंने बड़ी गलती कर दी। लेकिन हथियार के बक्से उतरने का अंतहीन सिलसिला जारी रहा। थप। अंतिम बक्सा अर्नव के आदमियों के सामने रखा गया। इन्वेंट्री संभालने वाले व्यक्ति ने अपने ट्रक की जांच की तो पाया कि वे पूरी तरह से खाली हो चुके थे। इसके बजाय उनका वाहन अब करीने से सजाए गए बंदूकों के बक्सों से भरा हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस इतना ही। पूनम ने अपनी अंतिम गिनती पूरी की और उनकी ओर देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम बस इतना ही लाए थे? अर्नव को इतना जोरदार झटका लगा कि उसकी चाय छलक गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने ट्रक, जो अब बंदूकों से भरा था, और इन्फिनिट ट्रेन के बीच देखा, जहां से अभी भी हथियारों का एक और बक्सा नीचे लाया जा रहा था। वह पूरी तरह से सुन्न हो गया था। राघव आखिरकार ट्रेन से नीचे उतरा। उसके बगल में किकी थी, जो अर्नव को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा था कि तुम कोई बड़ा व्यापार लेकर आए हो। हमने तो अभी आधी बोगी भी नहीं भरी है। ट्रेन की बोगी के सामने एक ट्रक कुछ भी नहीं था। अर्नव का पूरा माल कार नंबर 7, जो ट्रेन की भंडारण बोगियों में से एक थी, का बमुश्किल 1/3 हिस्सा ही भर पाया था। राघव पास आया। उसका चेहरा शांत था। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम स्टॉक खाली करने आए हो? क्या मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम वापस जाकर और सामान नहीं ले आते? तुम्हें सौदा तो पता ही है, एक बार शुरू करने के बाद तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक हम काम पूरा न कर लें। अरे तुम लोग! अर्नव का चेहरा गुस्से और डर के बीच बदल रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल जाल में फंस गया है। वह फटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने वह नज़र देखी। राघव उसे मजे लेते हुए देख रहा था। मैकेनिकल हॉट सक्रिय हो गया। एक पल में ट्रेन के 2 बख्तरबंद दरवाजे सर्रा से खुल गए। कार नंबर 2 और कार नंबर 11 की ऊपरी छतें पीछे हट गईं, जिससे मौत बरसाने वाली 2 विशालकाय तोपें धीरे धीरे अपनी स्थिति में ऊपर उठ गईं। वुनमम थंक थंक थंक। जो कुछ देर पहले एक साधारण भारी बख्तरबंद ट्रेन लग रही थी, वह अचानक एक चलते फिरते युद्धपोत में बदल गई थी। अर्नव और उसका पूरा दल पीला पड़ गया जब G3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन और 1130 CIWS एक गहरी यांत्रिक गूंज के साथ उभरे और उनके बुर्ज अपने स्थान पर घूमने लगे। उस क्षण सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। पास में खड़े जीवित बचे लोगों के काफिले तुरंत डर के मारे पीछे हटने लगे, क्योंकि उन 2 विशाल तोपों ने अपने लक्ष्य साध लिए थे। अर्नव अपनी जगह पर जम गया। उसका बड़ा चश्मा उसकी नाक की नोक तक फिसल गया, जिससे उसकी चौड़ी डरी हुई आंखें दिखाई देने लगीं। हकलाते हुए उसने कहा, अब जरा रुकिए। बड़े बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ ही पल पहले वह अपना आपा खोने ही वाला था, लेकिन किसी तरह राघव ने उस क्षण का अंदाजा लगा लिया था और पहले ही उसका मुकाबला कर लिया था। ओह, कुछ खास नहीं, राघव ने लापरवाही से विशाल रेलगन की ओर देखते हुए जवाब दिया। घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नियमित ट्रेन प्रणाली का रखरखाव है, और इन तोपों के आकार को देखकर धोखा मत खाना, इनकी मार से दर्द भी नहीं होता। सब लोग! मधुमिता का चेहरा डर के मारे ऐंठ गया। इस क्षमता के हथियार केवल जानवरों को मारने के लिए नहीं थे, वे राक्षसों को मार गिरा सकते थे। आखिर वे साधारण दिखने वाली यात्री बोगियों के अंदर कैसे छिपे हुए थे? अर्नव को लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जब से ट्रेन शहर में दाखिल हुई थी, उसके लोग उस पर नजर रख रहे थे। निश्चित रूप से इसमें भारी कवच था, लेकिन बाहर से यह एक साधारण नागरिक ट्रेन जैसी दिखती थी।
इस कयामत के बाद की दुनिया में जब तक आपके पास पूर्ण पैमाने पर सैन्य उद्योग का समर्थन न हो, कोई भी मानक रेल डिब्बों के अंदर 2 विशाल युद्ध मशीनें कैसे छिपा सकता था। दूर नाइट फैंटम का नेता अम्मान और उसकी महिला मात हतें, साथ ही हरी ट्रेन में सवार 100 से अधिक लोग सन्नाटे में आ गए थे। वहां केवल लोगों के ठंडी सांसें लेने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। मशीनगनों और ऑटो बुर्ज की उनकी अपनी कतार अचानक तुलना में खिलौनों जैसी लगने लगी। वुनमम, मानो कुछ हुआ ही न हो, वे 2 विशाल तोपें चुपचाप ट्रेन के बख्तरबंद खानों में वापस सिमट गईं। अर्नव का दिल अभी भी हथौड़े की तरह धड़क रहा था। राघव उसे देखकर मुस्कुराया। बॉस अर्नव, उन चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कहाँ थे? सही कहा, सौदे पर। सही सही, सौदा सौदा। अर्नव मन ही मन गालियां दे रहा था, लेकिन सतह पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पहले वाला अहंकारी रवैया पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि वह बार बार अपना थूक निगल रहा था। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने सावधानी से पूछा, तो बड़े भाई राघव, सही कहा ना? सुनिए, मुझे ये सारी बंदूकें इतनी अच्छी कीमत पर मिली हैं, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। ऐसा करते हैं, राइफलों के हर 2 बक्सों के लिए मैं सूखे मांस का एक अतिरिक्त बक्सा मुफ्त में दूंगा। कैसा रहेगा? उसकी चतुर निगाहें चमक उठीं। यह महसूस करते हुए कि उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, उसने तुरंत गियर बदल दिया, एक अहंकारी डीलर से एक चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले व्यवसायी में बदल गया। किकी ने अपने हाथ बांध लिए और जमीन से ऊपर उठ गई। उसके बाल तैरने लगे, उसकी चमकती आंखें खतरनाक चमक के साथ छोटी हो गईं। क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुम्हारे पास व्यापार करने के लिए दर्जनों और ट्रक रसद है? ट्रेन की छत पर प्रोजेश किसी तरह बिना किसी का ध्यान खींचे बैठ गया था। उसकी हथेलियों में आग नाच रही थी और उसने अहंकार से उपहास किया। हाँ, मैंने भी सुना था। तुमने कहा था कि एक बार जब हम अपना स्टॉक खाली कर दें तो हमें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, है ना? लेकिन अंदाज़ा लगाओ, क्या हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है? पूरे स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। एक बेवकूफ़ भी बता सकता था वे दोनों उच्च श्रेणी के एबिलिटी यूजर्स थे, और वे अब इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। अर्नव का चेहरा भूताहा सफ़ेद हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग उसकी औकात से बहुत बाहर हैं। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग उठी। एक पल में उसका बेशर्म मोड सक्रिय हो गया। घूमकर वह अपने आदमियों पर चिल्लाया, क्या मैंने अभी भाई राघव से ऐसा कुछ कहा था? नहीं, कभी नहीं। उसके आदमियों ने पागलों की तरह सिर हिलाया, उनके चेहरों से पसीना बह रहा था। यह एक गलतफहमी है, पूरी तरह से गलतफहमी। अर्नव ने चेहरे पर मुस्कान चिपका ली और आगे बढ़ा, राघव की ओर झुकते हुए अपनी आवाज़ धीमी कर ली। भाई राघव, मुझे लगा कि आप लोग सिर्फ फुटकर काम कर रहे हैं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप थोक के खिलाड़ी हैं। सुनिए, आप मुझे अपना वितरक क्यों नहीं बना लेते? राघव ने सचमुच हैरान होकर अपनी भौहें चढ़ाईं। ये सुनहरा दांत वाला कमीना कुछ अलग ही चीज़ था। उसकी स्थिति में अधिकांश लोग या तो दया की भीख मांगते या अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते, लेकिन यह आदमी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह हार गया है, उसने तुरंत पासा पलट दिया और चापलूसी शुरू कर दी, जैसे कि उसे संभावित मौत के बजाय कोई व्यावसायिक अवसर मिल गया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो तुम्हारा पूरा व्यवसाय बस मुनाफे के लिए सामान इधर उधर करना है? राघव ने सपाट लहजे में पूछा। अर्नव ने नेक इरादे वाले भाव के साथ अपनी पीठ सीधी की। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा फॉर्चून लोंगेविटी कॉनॉय आधिकारिक ब्लड क्रिस्टल विनिमय दर से कम कीमतें प्रदान करता है। ये तो बस, खैर, आप जानते ही हैं कि कैसा माहौल है, हर दिन लोग मर रहे हैं, हर उत्तरजीवी काफिले और बस्ती को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम बस मांग के आधार पर कीमतें समायोजित करते हैं। और आप तो जानते ही हैं, कयामत के बाद व्यापार करना खतरनाक है। हम वहाँ अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए ईमानदारी से कहूँ तो हम बस अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेहनत की कमाई? राघव लगभग हंस पड़ा। तुम बाजार पर एकाधिकार कर रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो कि यह लाभदायक नहीं है। क्या तुम अभी दर्जनों ट्रक होने की डींगें नहीं मार रहे थे? अर्नव का चेहरा फड़क उठा। जल्दी से चारों ओर देखते हुए वह और भी करीब झुक गया और फुसफुसाया, मेरे पास वास्तव में दर्जनों ट्रक नहीं हैं, सिर्फ 10 हैं, और वे छोटे ट्रक हैं। ये बड़ा वाला, ये हमारी मुख्य इन्वेंट्री है। अगर आप हमारा सारा खाना ले लेंगे तो मेरे 70-80 लोग रात के खाने में गोलियां चबाने को मजबूर हो जाएंगे। इसके अलावा लाशें और ईरी एंटिटीज दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। छोटी क्षमता वाली स्वचालित राइफलें, वे अपना मूल्य खो रही हैं। मैंने बहुत ज़्यादा स्टॉक जमा कर लिया था और जब मैंने आपका रेडियो विज्ञापन सुना तो मैं घबरा गया, मुझे लगा कि मेरा स्टॉक बेकार चला जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं, आप जानते हैं, उन्हें जल्दी से निकाल दूँ। अर्नव ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो।
उसकी मूल योजना राघव के राइफलों के स्टॉक को खरीदने की थी, फिर बाजार गिरने से पहले उन्हें धीरे धीरे लाभ पर बेचने की थी। लेकिन इसके बजाय उसने पूरी तरह से गलत गणना की और अपने सभी मूल्यवान रसद के बदले सैकड़ों वही पुरानी राइफलें ले लीं। और अब वह प्रतिद्वंद्वी उत्तरजीवी काफिलों से घिरा हुआ था, एक अजेय बख्तरबंद ट्रेन के सामने खड़ा था। तो एक सच्चे व्यवसायी की तरह, जिसका सामना आसन मृत्यु से हो, उसने वही किया जो उसे सही लगा। उसने अपनी चमड़ी मोटी की, अपना रवैया बदला और जान बचाने के लिए चापलूसी शुरू कर दी। भले ही वह सौदा न कर सके, कम से कम उसे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने की जरूरत थी। अध्याय 218 फाउंडेशन संगठन। तो कैसा रहेगा भाई राघव? इन सभी बंदूकों के साथ मैं अपने काफिले को वितरण संभालने देता हूँ। बाद में मैं सीधे आपसे माल उठा लिया करूँगा, ठीक है? राघव ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मेरे पास कितना स्टॉक है? ओह, ये सुनकर अर्नव क्षण भर के लिए अवाक रह गया। उसके हाव भाव थोड़े बदले और उसने राघव की ओर देखते हुए कहा, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। आपके जैसे शक्तिशाली काफिले के साथ मुझे यकीन है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। राघव की नज़र अर्नव और उसके पीछे खड़ी महिला पर पड़ी। वह शांति से बोला, और अगर मेरे पास स्टॉक हुआ तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? ये सुनते ही अर्नव की बाहें ढीली पड़ गईं और उसने तुरंत जवाब दिया, हमारा कैंप हिंगशान पास स्टेडियम में है। आप अभी वहाँ क्यों नहीं चलते? मैं सबको हॉटपॉट खिलाऊंगा। ओह, सच में? राघव मुस्कुराया और बस अर्नव को देखता रहा। उस निगाह ने अर्नव के दिल को असहज कर दिया। ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। राघव के तेवर बदले और उसने सीधे मना कर दिया। वह देख सकता था कि यह आदमी यहाँ से खिसकने के लिए बेताब था। लेकिन वह यहाँ डकैती करने नहीं आया था। एक घूमते फिरते रसद काफिले से दुश्मनी मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या पता भविष्य में उसे उनकी ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, ठीक है भाई राघव, आप बड़े दिल वाले हैं। हम अब चलते हैं। अर्नव मुस्कुराया, जल्दी से अपने आदमियों को इशारा किया और वे अपने वाहनों में सवार होकर तेजी से निकल गए। वुनमा अर्नव के काफिले को ओझल होते देख किकी राघव के पास उतरी। उस तरह का आदमी, आप उसे बस ऐसे ही जाने दे रहे हैं? मैं और क्या करूं? राघव हंसा। उसने हम पर कोई सौदा नहीं थोपा। हमने एक उचित व्यापार किया, रसद का एक पूरा ट्रक। तुम्हें और क्या चाहिए? पूनम ने उसकी ओर देखा। क्या आपको सच में लगता है कि वह हमारे साथ काम करना चाहता है? राघव ने व्यंग्य किया, वह रीसेलर वाली बात। वह बस मेरे लिए सामान बेचना चाहता है। जहां तक कीमतों की बात है, उसे परवाह नहीं है। उसका असली लक्ष्य हमें रेडियो पर कीमतों का प्रसारण करने से रोकना है, ताकि इस क्षेत्र में बाजार स्थिर रहे। इस तरह वह उन सभी जिंगहुओ -26 टैक्टिकल राइफलों को ऊंची कीमत पर बेचकर अपनी लागत वसूल कर सके। लेकिन चाहे हम सहमत हों या न हो, उसकी प्राथमिकता पहले यहाँ से निकलना है। ये सुनकर किकी की बाहें शांत हुईं और उसने एक लंबी ओह भरी। वह आदमी काफ़ी चालाक है। राघव ने गहरी सांस ली। लेकिन वह एक बात पर सही था, अंधेरे के जीव और भी मजबूत होते जा रहे हैं। इंसान विकसित होते हैं और राक्षस भी। यहाँ तक कि लाशें, ज़ोंबी भी अधिक खतरनाक हो सकती हैं। बुनियादी हथियार बहुत जल्द अपना मूल्य खो देंगे। पूनम ने सिर हिलाया। उत्तरजीवी काफिलों को भी इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए वे सभी भारी हथियार चाहते हैं। राघव देख रहे जीवित बचे लोगों की ओर मुड़ा और पुकारा, हमारे पास अभी भी बंदूकें हैं। कोई और व्यापार करना चाहता है? हाँ बिल्कुल, अम्मान सबसे पहले चिल्लाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्नव को सौदा हासिल करने में विफल होते देखना उसके लिए सुखद था। उसने सोचा था कि वह एक सुनहरा अवसर खोने वाला है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इन्फिनिट काफिला ही यहाँ का असली बॉस है। हाँ, हमें भी सौदा करना है। स्थिति में अचानक आए बदलाव ने उत्तरजीवी समूहों में ऊर्जा भर दी। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि इन्फिनिट काफिला केवल एक गुट नहीं था, यह एक छिपा हुआ पावर हाउस था। उनका सैन्य भंडार एक पूरी बटालियन को हथियार देने के लिए पर्याप्त था। एक बार वास्तविकता समझ में आने के बाद काफिले के नेता इन्फिनिट के साथ अपना व्यापार फिर से शुरू करने के लिए उत्सुक होकर दौड़ पड़े। तभी लियाओ मिंग नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्नव के काफिले को जाते हुए देखा। उसने राघव के पास आकर कहा, भाई, उस आदमी की एक बात पर भी यकीन मत करना। वह बहुत धूर्त है और उसका स्टॉक व्यापार से नहीं आया है। ओह, राघव की बाहें सिकुड़ीं। तुम्हारा क्या मतलब है? लियाओ मिंग ने सैन्य राशन के एक बक्से की ओर इशारा किया जो उसके आदमियों ने अभी अभी उतारा था। इतनी मानक स्तरीय रसद, कोई रास्ता नहीं है कि उसने इसे जीवित बचे लोगों से इकट्ठा किया हो। जब हमने पहले उससे खरीदने की कोशिश की थी तो उसके आदमियों ने डींग मारी थी कि फॉर्चून लोंगेविटी कॉनॉय के आधिकारिक संगठनों के साथ संबंध हैं, लेकिन ये सच नहीं है। फिर वह थोड़ा और करीब झुका, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए, जैसे कोई गुप्त सूचना साझा कर रहा हो। आप किंगशुई टाउन के बारे में जानते हैं ना? वह शिजियू झील के पास है।
बहुत समय पहले एक 095 ड्रैगन क्लास परिवहन जहाज वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खबर है कि उस सुनहरे दांत वाले छोकरे की लॉटरी लग गई। उस मलबे से उसे भारी मात्रा में रसद मिली और उसने इसका इस्तेमाल व्यापार शुरू करने के लिए किया। इसी तरह उसका काफिला इतनी तेजी से बढ़ा। वाह, एक ड्रैगन क्लास परिवहन जहाज! वह चीज तो एक दानव है, हजारों टन। ये तो गजब की किस्मत है। किकी ने हताशा में अपने दांत पीसे। ये पूरी तरह से बकवास किस्मत है। राघव, हालांकि, किसी और ही चीज के बारे में सोच रहा था। उसने तुरंत लियाओ मिंग से पूछा, क्या वह परिवहन जहाज अभी भी वहीं है? क्यों? लियाओ मिंग चौंक गया, फिर हंसा। उस मलबे को अनगिनत कचरा बीनने वालों ने साफ कर दिया है। अब किंगशुई टाउन लाशों से भरा पड़ा है। क्या आप बचे खुचे सामान को लूटने की योजना बना रहे हैं? मैं बस उत्सुक था। राघव मुस्कुराया, लेकिन उसका मन पहले ही बन चुका था। जिस चीज में उसकी वास्तव में रुचि थी वह स्वयं परिवहन जहाज था। उस तरह की एक विशाल मशीन, चाहे वह नष्ट ही क्यों न हो गई हो, एक सोने की खान थी। वह उसे स्कैन कर सकता था और सिस्टम दर सिस्टम उसे तोड़ सकता था। उसके लिए वह असली खजाना था। परमाणु संचालित टरबाइन प्रोसेसर, एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम, इंजन मॉड्यूल, ऑनबोर्ड रडार, जहाज आधारित एंटी एयर हथियार। भले ही वह केवल कच्चा माल ही क्यों न हो, एरोस्पेस ग्रेड मिश्र धातुएं मानक ट्रेन बोगियों की तुलना में कहीं बेहतर थीं। जब उसने अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 छोड़ा था तो उसे आने वाले डार्क टाइड के कारण दुर्घटनाग्रस्त आयरन गार्ड बटालियन के गनशिप और लड़ाकू विमानों को छोड़ना पड़ा था। अब भी वह एक बड़ी बर्बादी जैसा महसूस होता था। खिदिरपुर स्टेशन के बाहर कई बख्तरबंद वाहन उबड़-खाबड़ सड़कों पर तेजी से दौड़े, लाशों की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़े। उनमें से एक के अंदर अर्नव यात्री सीट पर बैठा था। उसका चेहरा हताशा में ऐंठा हुआ था। उसकी सेकंड इन कमांड मधुमिता गाड़ी चला रही थी। लानत है, ये बहुत बड़ा नुकसान था। पहले सिल्वर स्टार आता है, फिर ड्रैगन माउंटेन नंबर 1 और अब यह इन्फिनिट ट्रेन। ये ट्रेन वाले, उनके पास हमेशा इतनी गोलाबारी क्यों होती है? तगड़ी मधुमिता ने बिना उसकी ओर देखे स्थिरता से गाड़ी चलाई। उनकी कीमतें वाजिब थीं। ये नुकसान कैसे हुआ? तुम्हें कुछ नहीं पता, अर्नव गुर्राया। उसकी नाक के नथुने फड़क रहे थे। उसने मधुमिता की ओर देखा, लेकिन फिर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मेरी बात लिख लो, अगर हमने इन बुनियादी राइफलों को जल्दी नहीं निकाला तो वे जलाने वाली लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं होंगी। मधुमिता की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनका काफिला सड़कों पर गरजता हुआ निकल गया, जिससे लाशों का झुंड उनके पीछे लग गया। वापस खिदिरपुर स्टेशन पर इस क्षेत्र में कई उत्तरजीवी समूह थे। कुछ ने खंडहरों में ठिकाने बना लिए थे, जबकि अन्य केवल वहां से गुजर रहे थे, जिनका लक्ष्य पूर्व में अछनेरा या उत्तर में डॉन सेंटर था। शहर भर में काफिलों के कैंप बिखरे हुए थे, जिन्होंने सुपरमार्केट, पुलिस स्टेशनों, जेलों और किसी भी मजबूत इमारत पर कब्जा कर लिया था। रेडियो पर प्रसारित इन्फिनिट ट्रेन के पहले सार्वजनिक व्यापार को भारी सफलता मिली थी। टीम ने बोगी नंबर 6 और 7 को हर तरह की रसद से भर दिया। उत्तरजीवियों ने बदले में सस्ती कीमतों पर हथियार हासिल किए। सबका उत्साह चरम पर था। एक एक करके काफिलों ने अपना व्यापार समाप्त किया और चले गए। स्टेशन धीरे धीरे शांत हो गया। जैसे ही आखिरी समूह रवाना हुआ, राघव ने अंधेरे में खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी देखी। काले कोट में एक छोटे बालों वाली महिला उसके सामने खड़ी थी, उसे चुपचाप देख रही थी। किसी और ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही राघव की नज़र उससे मिली, वह थोड़ा मुस्कुराई, जैसे कोई पुराना परिचित किसी दोस्त का अभिवादन कर रहा हो। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह कौन थी। उस समय पूनम और अन्य लोग अभी भी रसद लोड करने में व्यस्त थे। राघव ने संदिग्ध महसूस करते हुए पास जाने का फैसला किया। जब वह पास पहुंचा तो महिला के होंठ थोड़े मुड़ गए। वह 30 के दशक में लग रही थी, छोटे बाल, साफ सुथरी। वह बेहद खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसके नैन नक्श सलीके के थे। सबसे उल्लेखनीय उसकी गहरी भूरी आंखें थीं, जिनमें एक अथाह गहराई थी। नमस्ते, हम फिर मिले। उसका अभिवादन करते समय उसकी आवाज़ स्थिर थी। राघव दंग रह गया। क्या हम मिले हैं? दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपके ट्रैक्शन प्लान की बदौलत क्लाइंबिंग एलिवेटर सफल रहा। राघव को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है और उसने उससे हाथ मिलाया। तो आप सिंगूर सिटी से आए हैं? दिया हल्का सा मुस्कुराए और उसकी ओर देखा। उस अराजक स्थिति में आप दुनिया बचाने में व्यस्त थे। ये स्वाभाविक है कि आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली योजना थी। आप मेरी तारीफ कर रही हैं। राघव ने अपनी नज़र उसके पीछे खड़े बख्तरबंद वाहन पर डाली। यह एक मानक सैन्य ग्रेड लड़ाकू वाहन था। दिखने में ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य उत्तरजीवियों के पास हो। इसकी रंगीन खिड़कियों ने अंदर के लोगों की संख्या को छिपा दिया था, और इसके बारे में हर चीज़ ये संकेत दे रही थी कि दिया यहाँ दूसरों की तरह हथियारों का व्यापार करने नहीं आई थी।
आपने रेडियो प्रसारण सुना और विशेष रूप से मुझे ढूंढने आए हैं? राघव ने पूछा। दया ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और उसे थमा दिया। हम आपकी मैकेनिकल एबिलिटी में बहुत रुचि रखते हैं। फाउंडेशन ने मुझे सहयोग का निमंत्रण देने के लिए भेजा है। क्या आप इच्छुक हैं? राघव ने एक भौं उठाए और कार्ड ले लिया। उस पर लिखा था SIID फाउंडेशन प्रयोगशाला वरिष्ठ निदेशक दिया। SIID फाउंडेशन प्रयोगशाला। राघव ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या आप फेडरेशन के साथ हैं? उसे डाक रेडियो से कुछ याद आया। भागने के बाद किकी ने उसे एंजल प्रोजेक्ट पर एक फाइल दिखाई थी जिसमें स्पेशल आइटम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट SIID का उल्लेख था। यह विभाग कथित तौर पर निषिद्ध कलाकृतियों के शोध के लिए समर्पित था। दया हल्का सा मुस्कुराए। तकनीकी रूप से कहें तो SIID फाउंडेशन प्रयोगशाला की स्थापना लोफी कंसोर्टियम द्वारा की गई थी। फेडरेशन के भंग होने से पहले हम सरकार के साथ सहयोगात्मक संबंध में थे, लेकिन अब हम एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करते हैं। स्वतंत्र? राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चाहे वह फीनिक्स हो या डॉन सिटी, हम तटस्थ रहते हैं। राघव के भ्रम को देखते हुए दया ने हल्की मुस्कान के साथ जारी रखा। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फेडरेशन के बाद की संरचना अराजक है, लेकिन यह मुख्य रूप से सभ्यता के अस्तित्व के संबंध में अलग अलग दर्शनों के कारण है। वर्तमान में सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त प्राधिकरण फीनिक्स के नेतृत्व वाला रेस्क्यू फैक्शन बचाव गुट है। फीनिक्स के 3 मुख्य विभाग हैं: वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, सैन्य कमान, रसद ब्यूरो, फिर सर्वाइवल फैक्शन उत्तरजीविता गुट है जो मुख्य रूप से प्रोजेक्ट डॉन द्वारा संचालित है। कई उत्तरजीवी अभी भी फेडरेशन के अवशेषों को ही वास्तविक सरकार मानते हैं। पहली पोलर नाइट ध्रुवीय रात के बाद मूल एंजल प्रोजेक्ट को भंग कर दिया गया और कई हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। आपने जिस स्पेशल आइटम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का उल्लेख किया, वह उन टीमों में से एक है जिसे हम फंड देते हैं, जिसे अंधेरे से संबंधित विसंगतियों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। हमारा फाउंडेशन हालांकि हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। हम सभ्यता के परिवर्तन और डाक आक्रमण की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। राघव की भौहें और तन गईं। आप अराइवलिस्ट आगमनवादी हैं। दया हंसी। इतने तनाव में मत आइए कैप्टन राघव, मैंने अभी आपसे कहा हम तटस्थ हैं। अराइवलिस्ट वे कट्टरपंथी जो डार्क पावर की पूजा करते हैं और कयामत को दैवीय न्याय के रूप में देखते हैं, वे पागल हैं। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे बस विक्षिप्त हैं, इस बात पर कोई बहस नहीं। राघव ने सांस छोड़ी, फिर उसे गंभीरता से देखा। तो आप वास्तव में किस चीज़ पर सहयोग करना चाहती हैं? मैकेनिकल इनोवेशन, यांत्रिक नवाचार। दया सीधे मुद्दे पर आए। यदि सभ्यता को विकसित होना है तो सबसे आशाजनक क्षेत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत तकनीक है। यह मानव की आखिरी बची हुई विरासत है। जेनेटिक विकास और एबिलिटीज अभी भी काफ़ी हद तक अनछुए हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? राघव तुरंत समझ गया वे उसकी मैकेनिकल एबिलिटी के पीछे थे। ज्ञात सभी शक्तियों में से उसकी संभवतः एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो सीधे मानव तकनीक से जुड़ी थी। दुर्भाग्य से मेरी शक्ति वास्तव में कोई एबिलिटी नहीं है। राघव ने मन ही मन आह भरी। आपकी बात सही है, लेकिन शायद आप मेरी क्षमता को बहुत ज़्यादा आंक रही हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली थी। उसका रिसर्च सेंटर उनके तकनीकी युग से कहीं आगे के ब्लूप्रिंट बना सकता था, लेकिन राघव का बहुत ज़्यादा खुलासा करने का कोई इरादा नहीं था। यहाँ तक कि उसकी मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग और डाइविंग हड़पना क्षमताएं ही पहले से ही ध्यान खींचने वाली थीं। सिंगूर सिटी में कई लोगों ने इस पर ध्यान दिया था। उस समय जीवित रहना उसकी प्राथमिकता थी, इसलिए उसने अपनी शक्ति को नहीं छिपाया था। लेकिन अब ये निश्चित रूप से फीनिक्स जैसे समूहों का ध्यान आकर्षित करने वाली थी। उसे उम्मीद थी कि फीनिक्स पहले उससे संपर्क करेगा। फिर भी उनसे पहले SIID फाउंडेशन ने दस्तक दे दी थी। दया उसकी प्रतिक्रिया पर बस मुस्कुराए और आगे कोई दबाव नहीं डाला। इसके बजाय वह शांत रही और बोली, ठीक है, हमारी पूर्ण पैमाने की प्रयोगशाला शिजुयू झील में स्थित है। हमने अंधेरे, जेनेटिक विकास और शक्तियों के शोध में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वहाँ आपका हमेशा स्वागत है। मुझे लगता है कि आपको हमारा काम दिलचस्प लगेगा। ठीक है, राघव ने जवाब दिया। दया ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर मुनी और बख्तरबंद वाहन में दाखिल हो गई। कुछ ही पलों में वह तेजी से निकल गई और स्टेशन से ओझल हो गई। राघव वहीं खड़ा रहा, बख्तरबंद वाहन को गायब होते देखता रहा। फाउंडेशन, लोफी कंसोर्टियम, एंजल प्रोजेक्ट, दुर्घटनाग्रस्त परिवहन जहाज। उसने एक पल के लिए विचार किया, ये तथाकथित तटस्थ संगठन अचानक कहाँ से आ गया? अध्याय 219, टीम अन्वेषण। वह कौन थी? बख्तरबंद वाहन के दूर जाते ही किकी जिज्ञासावश राघव के पास आए।
राघव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और धीमी आवाज में कहा, एक समूह जिसे SIID फाउंडेशन कहा जाता है। लगता है कि वे उसी स्पेशल आइटम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पीछे के संरक्षक हैं जिसका उल्लेख तुमने मुझे दी गई खुफिया जानकारी में किया था। किकी ने भौहें सिकुड़ी। क्या वे फेडरेशन के साथ हैं? राघव ने सिर हिलाया। उसके अनुसार वे एक तटस्थ संगठन हैं। शायद उन्होंने हम पर तब ध्यान दिया जब हम क्लाइंबिंग एलिवेटर पर थे। उन्होंने तुम्हारी मैकेनिकल एबिलिटी पर ध्यान दिया है ना? किकी ने राघव की ओर देखते हुए जानबूझकर आंख झपकाए। वह तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, तुम्हें भर्ती करने की कोशिश कर रही है। भर्ती? राघव हंसा। क्या हम कोई डाकू हैं जिन्हें भर्ती करने की जरूरत है? वैसे, राघव ने पूछा, क्या तुम शिजियू झील के पास किसी बड़े पैमाने की प्रयोगशाला या सैन्य अड्डे के बारे में जानती हो? प्रश्न सुनकर किकी ने अपनी भौहें सिकुड़ी। जहां तक सैन्य अड्डों की बात है, मैंने जो जानकारी जुटाई थी उसके आधार पर वहां कोई नहीं होना चाहिए। अगर वहां कोई नया स्थापित या अत्यधिक वर्गीकृत बेस है तो मुझे पता नहीं होगा। रही बात बड़ी प्रयोगशालाओं की, तो मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना। उस तरह की जगहों को तो नागरिक मानचित्रों पर चिन्हित होना चाहिए, है ना? जरूरी नहीं। कड़क। राघव ने अपने बाएं हाथ में धातु का एक छोटा ब्रैकेट कुचला और उसे निगल लिया। वह ब्रैकेट जमीन से कुछ मीटर तक फैल गया, जो एक अस्थायी धातु के हाथ जैसा लग रहा था। तुमने अभी क्या किया? किकी ने इस छोटी सी हरकत पर ध्यान दिया और तुरंत पूछा। कुछ नहीं। राघव की आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। बस उस वाहन पर एक संचारक कम्युनिकेटर लगा दिया। किकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम संचारक का उपयोग ट्रैकिंग बीकन के रूप में करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह चीज़ लंबी दूरी पर सिग्नल खो देती है और डार्क टाइड्स के हस्तक्षेप के कारण ट्रैकिंग तो मुमकिन ही नहीं है। काम चलाने का कोई न कोई रास्ता हमेशा होता है। किसने कहा कि मैं उन्हें ट्रैक कर रहा हूँ? राघव किकी की ओर मुड़ा। बस ये पुष्टि करनी है कि वाहन शहर से किस दिशा में बाहर निकलता है। इसके अलावा बिना तैयारी के रहने से बेहतर है कि तैयार रहा जाए। अगर वे भविष्य में हमें ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले से पता चल जाएगा। उस्दिया ने दावा किया था कि उसका समूह तटस्थ है, लेकिन राघव जानता था कि कोई भी गुट वास्तव में निष्पक्ष नहीं होता, हर कोई किसी न किसी स्वार्थ पर काम करता है। इसलिए सतर्क रहना ही समझदारी थी। लेकिन फिर भी अगर वे सहयोग करना चाहते थे तो उन्होंने फीनिक्स को क्यों नहीं चुना? आने वाले अंधेरे के साथ अच्छी तरह से वित्तपोषित निजी अनुसंधान प्रयोगशालाएं भी बमुश्किल अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकती थीं, दूसरों की तो बात ही छोड़ दें। ओह, तुम? किकी ने उसे एक परखने वाली नज़र से देखा। तुम एक पुराने लोमड़ी की तरह और भी चालाक होते जा रहे हो। राघव ने उसे घूरते हुए उपहास किया। क्या मैंने ये तुमसे नहीं सीखा? कयामत में हर किसी को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। किकी ने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, अब तुम मुझे दोष दे रहे हो। ठेठ मर्द। वापस ट्रेन में पूनम ने उन रसद की सूची बनाना समाप्त किया जिनका उन्होंने अभी बोगी नंबर 7 में व्यापार किया था। राघव को आते देख वह खुशी से मुस्कुराए। राघव, इस बार हमें बहुत सारी रसद मिली है। मैंने एक त्वरित गणना की है, ये हमारे 30 से अधिक लोगों को पूरे एक महीने तक दिन में 3 बार खिलाने के लिए पर्याप्त है। बोगी नंबर 5 के अधिकांश हथियार व्यापार में चले गए थे, जिसके बदले संसाधनों का एक बड़ा भंडार मिला था। पूनम ने एक गहरी सांस छोड़ी। अगर वह फॉर्चून लोंगेविटी कॉनॉय नहीं होता तो चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती। अरे पूनम मिस, किकी मुस्कुराते हुए पास आए। उन्होंने हमसे इतने सारे हथियार खरीदे, क्या इससे चीज़ें और भी आसान नहीं हो गईं? राघव संख्या देखकर थोड़ा हैरान था। ये पहली बार था जब उसने रसद कमाने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग किया था और परिणाम उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थे। राजिता ने व्यापार से मिले अचार के जार को गले लगाया और खिलखिलाकर हंसी। उस बेवकूफ़ को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि राघव एक चलता फिरता हथियारों का कारखाना है। भले ही वह अपनी सारी संपत्ति ले आता, फिर भी सब कुछ खरीदने के लिए वह पर्याप्त नहीं होता। बिल्कुल। किकी ने रसद से भरी अलमारियों पर नज़र डाली, फिर उत्साह में राघव के कंधे पर अपना हाथ डाल दिया। मैंने कहा था न, राघव की क्षमता के साथ हमें कभी भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें लगता है कि मैं कोई बोझ ढोने वाला जानवर हूँ? राघव ने उसे तिरछी नज़र से देखा। सुनो जीनियस, चीज़ों को बनाने में समय, ऊर्जा और सामग्री लगती है, और ऐसा नहीं है कि कम दर्जे के हथियार अब इतने अच्छे बिकते हैं। लोगों से भरी ट्रेन का पेट भरना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। अगर वह फॉर्चून लोंगेविटी कॉनॉय उच्च शक्ति वाले हथियारों की तलाश में आता तो राघव उन्हें इतनी जल्दी बड़े पैमाने पर नहीं बना पाता, यह एक झंझट होता। किकी ठहाका मारकर हंसी। हे, मेरी गलती। तुम बोझ ढोने वाले जानवर नहीं हो, तुम तो एक स्टड हो। किकी दीदी, स्टड क्या होता है? राजिता ने जिज्ञासावश पूछा। स्टड वह है जो मम्मफ। जैसे ही किकी समझाने वाली थी, राघव ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम्हें खुद इसका मतलब नहीं पता।
बच्चों को बुरी बातें मत सिखाओ। किकी ने उसका हाथ हटाया और संजीदगी के साथ राजिता से कहा, स्टड एक मेहनती घोड़ा होता है जो बीज बोता है, बिल्कुल तुम्हारे राघव की तरह। ओह, तब तो राघव सच में बहुत मेहनती है। राजिता ने सिर हिलाया। पूनम का चेहरा लाल हो गया, जबकि राघव अवाक रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह लड़की ये बेतुके शब्द कहाँ से सीखती रहती है। तभी किकी अचानक राघव के करीब झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, खासकर कुछ लोग रात में बहुत मेहनती होते हैं टिल्ड। ओह, लगता है तुम्हारे पास रात में बहुत खाली समय होता है। राघव मुस्कुराया, शायद तुम्हें मदद करना शुरू कर देना चाहिए। मैं कभी नहीं करूंगी। किकी का चेहरा गहरा लाल हो गया और वह उसे घूरते हुए जल्दी से पीछे हट गई। राघव, किकी के और बकवास शुरू करने से पहले पूनम ने बीच में टोका, आगे की क्या योजना है? क्या हम अन्वेषण के लिए टीमें भेज रहे हैं? हाँ। राघव का हंसी मजाक वाला चेहरा गंभीर हो गया। हमें भोपाल शहर से निकलने से पहले पारमा घास के मैदानों पामा ग्रासलैंड से अपडेट का इंतजार करना होगा। इस बीच हमें ज़्यादा से ज़्यादा रसद इकट्ठा करनी होगी। ट्रेन एक चलते फिरते शहर की तरह थी। दल को केवल भोजन और पानी की ही ज़रूरत नहीं थी, दैनिक ज़रूरत की चीज़ें जैसे फर्नीचर, कपड़े, कप, टूथब्रश और यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण थे। राघव के लिए यांत्रिक पुर्जे विशेष रूप से मूल्यवान थे। चाहे डेवरिंग के लिए हो, ब्लूप्रिंट स्कैन करने के लिए या निर्माण के लिए, वे जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा था। पूनम ने सिर हिलाया। मेरा सुझाव है कि हम यूचीक की तरह अलग अलग रास्तों पर छोटी छोटी टीमें बनाकर टोलें। इस तरह हम खतरों और संभावित निकास मार्गों का भी आकलन कर सकते हैं। सहमति है। राघव ने उसकी योजना को मंजूरी दे दी। किकी, उस समय किकी मोबाइल टर्मिनल की जांच कर रही थी। ट्रेन के ऑनबोर्ड सिस्टम का उपयोग करके राघव द्वारा लगाए गए संचारक को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। वे दक्षिण की ओर गए हैं, लेकिन सिग्नल केवल 10 किलोमीटर की सीमा को कवर करता है। निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि उन्होंने शहर छोड़ दिया है या नहीं। राघव ने सिर हिलाया। इतना काफ़ी है, दिशा जानना ही पर्याप्त है। संचारक के सीरियल नंबर को प्रॉक्सिमिटी अलर्ट के रूप में सेट कर दो, अगर वे हमारे करीब आएंगे तो हमें पता चल जाएगा। यह आसान है। ये तय होने के बाद राघव ने अपनी स्काउटिंग योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बोगी नंबर 2 के कमांड सेंटर में टीम को इकट्ठा किया। चूंकि अभी दोपहर ही हुई थी, उनके पास पर्याप्त समय था। राघव ने 3 टीमों में विभाजित होने की योजना बनाई। मुख्य रेल मार्ग मुख्य पटरी के किनारे, जहां कई बड़े शॉपिंग सेंटर स्थित थे। उत्तर रेल मार्ग एक औद्योगिक क्षेत्र की ओर जाता हुआ। दक्षिण मार्ग अधिक दूरस्थ आवासीय क्षेत्रों के साथ जहां रसद मिलने की संभावना थी। मैं शॉपिंग सेंटर जाऊंगी। किकी ने उत्साह से अपना हाथ उठाया। मैंने सदियों से शॉपिंग नहीं की है। मैं बहुत सारा सामान लेकर आऊंगी। तुम नहीं जा रही हो? राघव ने उसे देखा। तुम मेरे साथ किंगशुई टाउन चलोगी? शिजियू झील उसी दिशा में है। हम देखेंगे कि उस फाउंडेशन के लोग कहाँ गए। ओटिल्ड, किकी की आंखें चमक उठीं। तुम उस दुर्घटनाग्रस्त परिवहन जहाज को देखना चाहते हो? बिल्कुल। टीमें तय होने के बाद सभी ने अपने गियर तैयार किए और निकल पड़े। जब वे बाहर निकले तो नाइट फैंटम काफिले के नेता अम्मान ने अपनी खिड़की से झुककर आवाज दी, तुम लोगों ने पहले ही इतना कुछ हासिल कर लिया है, फिर भी कबाड़ बीनने की क्या जरूरत है? इस शहर को 100 बार खंगाला जा चुका है। राघव ने उसे नजरअंदाज किया और तेजी से आगे निकल गया। किकी ने अपनी मोटरसाइकिल का इंजन गरजाया और उसके पीछे चल दी। अम्मान ने बुदबुदाते हुए कुछ कहा, फिर खिड़की बंद करने से पहले अपनी नज़र इन्फिनिट ट्रेन की ओर घुमाई। अध्याय 220 ड्रैगन परिवहन जहाज। इन्फिनिट ट्रेन पर पूनम ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, संतरी प्रणाली सेंट्री सिस्टम के चेतावनी तंत्र को सक्रिय किया और शेष चालक दल के साथ रसद और डिब्बों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। चेतावनी प्रणाली के तहत 1130 रक्षा प्रणाली पूनम के अधिकार के साथ किसी भी समय अज्ञात खतरों पर हमले कर सकती थी। यह अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट थी। इस बीच किकी ने PX-05 इंजीनियरिंग रोबोट को रखरखाव के निर्देश के साथ प्रोग्राम किया था। जैसे ही 1130 सक्रिय होता, वह तुरंत गोला बारूद की आपूर्ति श्रृंखला को फिर से भरने के काम में लग जाता। सब लोग ध्यान दें, इन्फिनिट ट्रेन हमारा संचार केंद्र होगी। यदि आप बहुत दूर जाते हैं तो सिग्नल कट सकता है। शाम के 6 बजे से पहले वापस आना सुनिश्चित करें। वॉकी टॉकी पर राघव की आवाज़ गूंजी। समझ गई, सुमी ने उत्तर दिया। रोज दैट, समझ गई। रजिता ने भी अपना वॉकी टॉकी उठाया और प्रोजेश की ओर देखा। तुमने सुना ना, अगर तुम खो गए तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आऊंगी, इसलिए मेरे करीब रहना टिल्ड। प्रोजेश लाचारी से मुस्कुराया। ठीक है टिल्ड, ठीक है, सब लोग सावधान रहना। इन्फिनिट ट्रेन से पूनम की आवाज़ आई। जवाब सुनकर राघव ने किकी की ओर देखा और फिर अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से निकल गया। किकी ने देखा कि राघव उससे तेज गाड़ी चला रहा है तो वह तुरंत प्रतिस्पर्धी हो गई।
उसने थ्रॉटल घुमाया जिससे उसकी मोटरसाइकिल का इंजन एक जंगली जानवर की तरह गरजा और वह राघव के पास से तेजी से निकल गई, पीछे एक महिला सवार की आकर्षक छवि छोड़ गई। क्या तुम मुझसे रेस लगा रही हो? राघव की आवाज़ संचार प्रणाली कॉम्स के माध्यम से आई। अगर तुम पीछे रह गए तो बस मेरी धूल चाटना टिल रहे हैं। किकी की आवाज़ तेज हवा की आवाज़ के साथ सुनाई दी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, कुशलता से एक झपटते हुए ज़ोंबी से बचकर निकला और फिर उसका पीछा करने के लिए रफ्तार बढ़ा दी। शहर की कभी चौड़ी रही सड़कें अब जंग लगी, लावारिस कारों से पटी पड़ी थीं। दोनों मोटरसाइकिलें बाधाओं के बीच से गुजरती हुई दक्षिण की ओर दौड़ रही थीं। राघव पूरी तरह से सुसज्जित था, एक पावर्ड एक्सोसूट, एक चुंबकीय रूप से नियंत्रित काली राइफल, एक इलेक्ट्रिक ब्लेड और पूरी तरह से भरी हुई स्वचालित राइफल। वह पूरी तरह तैयार था। उसका स्काउटिंग मिशन सबसे दूर का था, उसे शहर से दर्जनों किलोमीटर बाहर जाना था। नक्शे के अनुसार किंग शुई टाउन शिजियू झील के पास था और तेज रफ्तार पर भी वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगना था। अंधेरा होने से पहले वापस आने के लिए उसने और किकी ने गलियों की जांच करने में समय बर्बाद नहीं किया, वे बस पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। सड़क पर ज़ोंबी और बाधाएं उलझे। राघव के चारों ओर ज़ोंबी की धीमी गुर्राहट गूंज रही थी। वह बचते हुए और मुड़ते हुए निकल रहा था, कभी कभी रास्ते में बाधा डालने वालों को अपनी विंड कैनन से उड़ा देता था। बाइक खाली जगहों के बीच से सांप की तरह रेंगती हुई निकल रही थी। BZZT। दूसरी ओर किकी कहीं अधिक आक्रामक थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि रास्ते में ज़ोंबी हैं या लावारिस कारें, वह बस अदृश्य शॉकवेव्स छोड़ती और आगे का रास्ता साफ कर देती। ऐसा लगता था मानो उसके आदेश पर बाधाएं एक तरफ हट रही हों। अनगिनत शहरी ब्लॉकों को पार करने के बाद वे आखिरकार बाहरी इलाके में पहुंच गए। शहर से बाहर जाने वाला हाईवे लावारिस वाहनों से भरा पड़ा था, लेकिन उनकी मोटरसाइकिलों ने उन्हें मलबे के बीच से निकलने, फुटपाथों पर कूदने और ढलानों के किनारे से निकलने में मदद की और वे किंग शुई टाउन की ओर तेजी से बढ़े। कई दर्जन किलोमीटर की सवारी के बाद राघव ने क्षितिज पर गहरे नीले रंग का एक विशाल विस्तार देखा, एक विशाल झील जो क्षितिज तक फैली हुई थी और आसमान में मिल रही थी। दूर से भी वह अपने चेहरे पर झील की नम हवा महसूस कर सकता था। ये झील का प्रभाव था जो इस जल निकाय के विशाल आकार का स्पष्ट संकेत था। पहली नज़र में ये किसी समुद्र जैसा लग रहा था। निकलने से पहले राघव ने इस झील का अध्ययन किया था। ये भोपाल शहर के मैदानों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील थी, जो 1,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी और इसकी गहराई 1,900 मीटर तक थी। ये देश के लिए मीठे पानी का एक प्रमुख जलाशय था। इसका गहरा नीला पानी अथाह गहराई का संकेत दे रहा था। राघव बचपन में एक गहरे पानी के जलाशय में खेलते समय लगभग डूब ही गया था, इसलिए उसे गहरे पानी से स्वाभाविक डर था। उस समुद्री रेलवे खंड के बारे में सोचकर, जिसे उन्हें अंततः पार करना था, हजारों मीटर गहरे समुद्र की चोटियों पर बनी पटरियों पर इन्फिनिट ट्रेन चलाना उसे उत्साह और डर दोनों का एहसास दे रहा था। वाह, वह झील बहुत बड़ी है। क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई समुद्री राक्षस होंगे? किकी की आवाज़ कम्स के माध्यम से आई। अब तक वे शहर से बाहर आ चुके थे और अन्य टीमों के साथ उनका संपर्क टूट गया था। डरने की क्या बात है, हम कोई तैरने थोड़े ही जा रहे हैं। सिंगूर सिटी और रेन टाउन में बचने के बाद राघव जानता था कि दिन के उजाले में भी डरावनी संस्थाएं, एयरी एंटिटीज अंधेरी इमारतों में छिप सकती हैं। और पानी, विशेष रूप से गहरा पानी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, ऐसी संस्थाओं के लिए छिपने की सही जगह थी। तुम कभी नहीं जान सकते क्या होगा अगर उस संदिग्ध फाउंडेशन का आधार झील के नीचे छिपा हो। राघव हंसा। अगर वे इतने शक्तिशाली हैं तो उनके साथ काम करना बुरा सौदा नहीं होगा। मोटरसाइकिलें हाईवे पर गरजती हुई दौड़ती रहीं। राघव सड़क के संकेतों के आधार पर अपना रास्ता बदलता रहा और एक्सप्रेसवे से हटकर एक राष्ट्रीय सड़क पर आ गया। किंग शुई टाउन एक छोटी बस्ती थी जहां बहुत कम जीवित लोग बचे थे। लावारिस कारों की संख्या कम हो गई, जिससे उन्हें अपनी रफ्तार बढ़ाने का मौका मिला। झील के किनारे के कुछ जंगलों से गुजरते हुए राघव ने आखिरकार आगे एक विचित्र छोटा शहर देखा, जो अपनी बनावट से एक पर्यटक शहर जैसा लग रहा था। एक जंग लगे गिरे हुए बोर्ड पर अभी भी लिखा था, किंग शुई टाउन में आपका स्वागत है टिल्ड। जैसे ही वे शहर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, मलबे वाली कारों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। हाईवे पर इधर उधर ज़ोंबी भटक रहे थे और मलबे को किनारों पर धकेल दिया गया था, जिससे बीच में एक साफ रास्ता बन गया था। राघव और किकी एक खुली पहाड़ी पर रुक गए। लगता है कि यहाँ से बहुत से लोग गुजरे हैं। किकी ने अपने हाथ से धूप से आंखें बचाते हुए शहर का मुआयना किया। बुरा हुआ, ये वास्तव में काफ़ी सुंदर है। छुट्टियों के लिए एक अच्छी जगह हो सकती थी। अरे देखो, क्या वह दुर्घटनाग्रस्त परिवहन जहाज नहीं है? किकी ने अचानक उत्साह से इशारा किया। राघव की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने शहर के केंद्र की ओर देखा। निश्चित रूप से एक विशाल हवाई जहाज का मलबा सड़कों पर पड़ा था।
हजारों टन वजनी वह विशाल परिवहन जहाज एक कोन पर झुका हुआ था, जो कई ढही हुई इमारतों के अवशेषों के बीच फंसा हुआ था। उसका ढांचा झुलसा हुआ था और अगला हिस्सा बिल्कुल बीच से टूटा हुआ था। पक्षियों के झुंड मलबे के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और दूर से जहाज की विशाल मानव निर्मित संरचना शहर के खंडहरों के बीच असली और भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक दोनों लग रही थी। इतने बड़े जहाज का यहाँ गिरना निश्चित रूप से अजीब है। शायद ये किसी विशाल डरावनी संस्था से टकराया होगा। राघव ने अपना दूरबीन निकाला और शहर को स्कैन किया। उसने सड़कों पर भटकते हुए ज़ोंबी देखे, लेकिन कोई उत्तरजीवी दल सर्वाइवर टीम नहीं दिखा। हो सकता है किकी ने शिजुयू झील की ओर देखा। कहा था न कि उस झील में कुछ बहुत बड़ा है। फेडरेशन के विमान बार बार नष्ट हो रहे हैं। राघव ने झील के गहरे पानी के बारे में सोचकर माथे पर बल डाला। 1900 मीटर गहरा। उस रसातल तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। कौन जानता है कि वहां नीचे क्या छिपा है। उसने अंडरग्राउंड सिटी नंबर 9 के भूमिगत जीवों के बारे में सोचा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चलो शहर की जांच करते हैं। सतर्क रहना। साउथ लाइन रेलवे ज्यादा दूर नहीं थी। यदि इन्फिनिट ट्रेन उस मार्ग पर जाती तो वे यहाँ से गुजरते, लेकिन वहाँ कोई आधिकारिक स्टेशन नहीं था। दोनों वापस अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए और शहर के केंद्र की ओर बढ़ते हुए रफ्तार कम कर दी, किसी भी खतरे के लिए आंखें खुली रखीं। शहर में प्रवेश और दुर्घटना की जांच। एक उजाड़ और डरावना पर्यटक शहर उनके सामने था। सड़कों पर ढही हुई दुकानें थीं, जिनके फीके पड़ चुके बोर्डों पर शिजुयू लेक सी फूड और बोट रेंटल्स जैसी चीज़ें लिखी थीं। फुटपाथ गंदा था, कूड़े में फेंके गए कपड़े, सड़ती हुई लाशें और सड़ती हुई मछलियों की दुर्गंध फैली थी। हवा में झील की धुंध और मौत की दुर्गंध का एक अप्रिय मिश्रण था। कुछ सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई थीं, पानी धुंधला गहरा हरा था और कुछ क्षेत्रों में आधे इंसान की ऊंचाई तक भरा था। राघव ने एक तेज मोड़ लिया, जलमग्न क्षेत्रों को छोड़ते हुए सीधे शहर के केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त परिवहन जहाज की ओर बढ़ा। विज, जब उसने सड़कों पर भटकते हुए कुछ ज़ोंबी को साफ किया तो कुछ विंड कैनन के शॉट गूंजे। वे जितना अंदर गए, ढही हुई इमारतों ने उनका रास्ता उतना ही रोका। हजारों टन वजनी विशाल हवाई जहाज शहर में तिरछा गिरा था, जिसने सड़कों के पूरे ब्लॉक को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। प्रभाव ने जमीन को फाड़ दिया था, जिससे सैकड़ों मीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा बन गया था, जिसने शहर को व्यावहारिक रूप से दो भागों में बांट दिया था। ड्रैगन श्रेणी का परिवहन जहाज एक कोन पर पड़ा था। उसका टूटा हुआ अगला हिस्सा बहुस्तरीय डेक्स दिखा रहा था और कुछ क्षेत्रों में स्टील की प्लेटिंग झुलसी और पिघली हुई थी। राघव ने ऊपर देखा। यदि वे जहाज के शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे तो उन्हें कम से कम 10 मंजिल चढ़ना होगा। लानत है, ये चीज़ बहुत विशाल है, किकी ने विस्मय में सीटी बजाई। हम सीधे ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ज़ोंबी की भीड़ बढ़ रही है, गलियों से बचते हैं, राघव ने अपने आसपास का मुआयना करते हुए कहा। उसे यकीन था कि वे इस शहर में अकेले नहीं थे। यदि अन्य उत्तरजीवी यहाँ पहुंच चुके थे तो उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत थी। समझ गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ज़ोंबी की मौजूदगी बढ़ती गई। राघव ने अपने पावर्ड एक्सोसूट से जल्दी से धातु के बैरिकेड्स बनाए। उनका उपयोग सीढ़ियों और गलियों को बंद करने के लिए किया ताकि लाशों के आगे बढ़ने का रास्ता कट जाए। इस बीच किकी ने दोनों मोटरसाइकिलों को पकड़ा और हवा में उड़ते हुए जहाज के ऊपरी डेक पर शान से उतर गई। बूम! राघव ने सड़क पर खतरनाक रूप से लटके हुए एक विशाल नियॉन साइन पर अपनी विंड कैनन चलाई। चिंगारियां उठी और धातु का फ्रेम टूट गया, जिससे भारी बोर्ड नीचे गिर गया, जिसने ज़ोंबी के एक झुंड को कुचल दिया और उनके आने का रास्ता और भी बंद कर दिया। यह उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक कर रखेगा। उसने अपने एक्सोसूट के मूवमेंट सिस्टम को चालू किया, फिर ऊपर कूदा, एक किनारे को पकड़ा और जहाज के किनारे पर चढ़ने लगा। परिवहन जहाज का ढांचा जमीन में गहराई तक धंसा हुआ था, जिससे भूमिगत जल निकासी सुरंगें और सीवर सिस्टम उजागर हो गए थे जो दुर्घटना के कारण फट गए थे। राघव तेजी से ऊपर चढ़ा और ऊंचाई पर पहुंचा, जहां उसने कीचड़ भरे पैरों के निशान और खून के धब्बे देखे। वहां उत्तरजीवियों की लाशें थीं, कुछ हाल ही में मरी थीं, कुछ पुरानी सड़ चुकी थीं। ये जगह बहुत शांत है, राघव बुदबुदाया। जैसे जैसे वह जहाज पर ऊपर जा रहा था, वह बता सकता था कि कई लोग पहले ही इस मलबे को खंगाल चुके हैं। लेकिन वह रसद के लिए यहाँ नहीं आया था। उसे ब्लूप्रिंट और इंजन के पुर्जों की ज़रूरत थी, ऐसी चीज़ें जो साधारण उत्तरजीवियों ने नहीं ली होंगी। उम्मीद है कि अंदर कोई डरावनी संस्थाएं नहीं छिपी होंगी। राघव ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जहाज के अंदर गहराई में स्थित इंजन इंजीनियरिंग रूम की ओर बढ़ा। अंदर का हिस्सा बिल्कुल काला था और मौत की दुर्गंध असहनीय थी। उसने अपने हेलमेट के लाइट मॉड्यूल को सक्रिय किया, जिससे डरावने गलियारे रोशन हो गए। राघव, आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा, उसने जवाब दिया। ये परिवहन जहाज सैन्य रसद मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए बनाया गया था, जिसमें रहने के क्वार्टर, भंडारण और उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाएं थीं। गलियारों से गुजरते हुए उसने फेडरेशन की सैन्य वर्दी पहने दर्जनों लाशें देखीं।
वे निश्चित रूप से टक्कर के कारण मर गए होंगे, राघव बुदबुदाया। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। उसे याद आया कि जहाज के अगले हिस्से और नीचे के हिस्से दोनों में टक्कर के निशान थे, लेकिन ऊपरी ढांचे अपर हल्क को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे और भी जोर से मारा गया हो। ये सामान्य नहीं था। आमतौर पर एक जहाज जमीन पर नाक के बल गिरता है, लेकिन इस जहाज को ऊपर से भी एक शक्तिशाली प्रहार झेलना पड़ा था। क्या ये चीज़ हवा में किसी चीज़ से टकराई थी? शहर की सबसे ऊंची इमारतें मुश्किल से 10 मंजिल ऊंची थीं, जो इस पैमाने के हवाई जहाज से टकराने के लिए कहीं से भी ऊंची नहीं थीं। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था, इस जहाज पर तब हमला हुआ या ये किसी चीज़ से टकराया जब यह उड़ रहा था। राघव ने आसपास के मलबे पर नज़र डाली और अचानक असहज हो गया। हो सकता है कि यह किसी एटमॉस्फेरिक माइका से टकराया हो, लेकिन रडार को उसे पकड़ लेना चाहिए था। अध्याय 221 मिसाइलों को निगलना। राघव ने ऊपरी डेक से इंजीनियरिंग बे की ओर अपना रास्ता बनाया। वहां का हैच पहले ही इस कदर क्षतिग्रस्त हो चुका था कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी। बस एक संकरा रास्ता बचा था जिससे एक व्यक्ति मुश्किल से अंदर जा सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा, कंट्रोल पैनल पर अपना हाथ रखा और मैकेनिकल हार्ट को सक्रिय किया। सर्किट के माध्यम से बिजली की एक लहर दौड़ी और स्वचालित दरवाजे ने एक भारी यांत्रिक कराह के साथ जोर लगाते हुए खुद को आधा खोल दिया। राघव फुर्ती से अंदर फिसल गया। क्लिक। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी को समायोजित किया, जिससे पिच ब्लैक इंजन बे रोशन हो गया। ठीक केंद्र में एक परमाणु संचालित टरबाइन प्रोसेसर चैम्बर, न्यूक्लियर पावर टरबाइन प्रोसेसर चैम्बर खड़ा था। उसने अपना गीजर काउंटर निकाला और जांच की। सौभाग्य से कोई रिसाव लीक नहीं था। इंजन बे के ऊपरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने नीचे दो विशाल एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन इंजन को देखा, शांत, सुप्त, दो विशाल औद्योगिक राक्षसों की तरह। पता नहीं ये अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं। राघव की आंखों में प्रत्याशा की चमक थी। पूरे 10,000 टन के ड्रैगन क्लास परिवहन जहाज को स्कैन करना असंभव था, और क्षतिग्रस्त ढांचे का मतलब था कि वह पूरा ब्लूप्रिंट नहीं निकाल सकता था। लेकिन अगर प्रोपल्शन इंजन सही सलामत थे तो वे काम आ सकते थे। बिना देर किए राघव मेंटेनेंस सीढ़ी का उपयोग करके नीचे उतरा। जैसे ही उसने प्रोपल्शन इंजन की सतह को छुआ, उसने मैकेनिकल हार्ट को सक्रिय कर दिया। हिस। एक पल में उसने महसूस किया कि उसके भीतर से भारी मात्रा में ऊर्जा सोखी जा रही है। मैकेनिकल हार्ट का दायरा बढ़ गया क्योंकि वह एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम की पूरी संरचना को समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्कैन आगे बढ़ा, उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि वह बहुत अधिक आशावादी था। अनगिनत आपस में जुड़े हुए सब सिस्टम सामने आए, इतने सारे कि उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। इससे भी बुरा यह था कि एक बड़ा हिस्सा भारी रूप से क्षतिग्रस्त था। स्कैनिंग प्रगति 21%। 20 मिनट बीत गए और उसने इसका आधा भी स्कैन नहीं किया था। राघव पसीने से तरबतर हो चुका था। लानत है। एक हताश आह के साथ उसने अपना हाथ हटा लिया और स्कैन छोड़ दिया। मैं लालची हो गया था। मुझे बेहतर पता होना चाहिए था। स्कैनिंग तब तक असंभव है जब तक मैं पहले इंजन को पूरी तरह से अलग न कर दूं, फिर धीरे धीरे उसे तोड़ूं। उसने फिर से आह भरी। सिद्धांत रूप में वह इंजन को अलग कर सकता था, लेकिन एक पेशेवर शिपयार्ड में भी इंजीनियरों की एक पूरी टीम को इस आकार के प्रोपल्शन सिस्टम को अलग करने में कई दिन लग जाते। अकेले ये करना पूरी तरह से असंभव। अपना सिर हिलाते हुए राघव ने अपना ध्यान वापस नाइट स्टार 2 NIGHTSTAR-2 परमाणु टरबाइन प्रोसेसर पर केंद्रित किया। इस प्रकार का शिपबोर्ड रिएक्टर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी यह जेमिनी 11R न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर से काफ़ी बड़ा था। इसे छोड़ो, इसके बजाय इसे आजमाते हैं। जब वह इस पूरी यात्रा को बेकार मानकर छोड़ने ही वाला था, वह प्रोसेसर चैम्बर पर चढ़ा और स्कैन शुरू किया, तभी पाया कि न केवल ये सुरक्षित था, बल्कि इसमें कोई विकिरण रिसाव भी नहीं था। 30 मिनट बाद सफलतापूर्वक स्कैन किया गया। नाइट स्टार -2 परमाणु टरबाइन प्रोसेसर ब्लूप्रिंट प्राप्त। मैकेनिकल हार्ट इंटरफेस पर नए प्राप्त ब्लूप्रिंट को देखकर राघव ने आखिरकार राहत की सांस ली। ये तुरंत उपयोगी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ से कुछ तो मिला। उसने समय देखा, दोपहर के 3:16 बजे थे। रात होने में 4 घंटे से भी कम समय बचा था। अगर वह टरबाइन प्रोसेसर को दबाव लेता तो इसमें कम से कम 4-6 घंटे लगते। यदि सफल रहा तो उसने अनुमान लगाया कि वह 500 जोड़ मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स और 200 जोड़ डाइविंग प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकता है, जिससे वह मैकेनिकल दबाव को लेवल 4 पर अपग्रेड कर सकेगा। हालांकि अगर उसने ऐसा किया तो काम पूरा होने तक अंधेरा हो चुका होता और रात में यात्रा करना बहुत खतरनाक था। चलो इसके बजाय हथियार प्रणाली की जांच करते हैं। राघव किसी जल्दबाजी में नहीं था। भोपाल शहर में बहुत सारे वाहन थे जिन्हें वह अपग्रेड के लिए तोड़ सकता था।
जब तक उसके पास समय था, वह धीमी गति से चलने और अपनी क्षमताओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। ड्रैगन क्लास ट्रांसपोर्ट शिप को एयरबोर्न हरक्यूलिस कहा जाता था, जो अपनी विशाल माल ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। गनशिप और लड़ाकू विमानों के विपरीत इसकी सुरक्षा प्रणाली उतनी उन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी यह क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS और कम दूरी की एंटी एयर मिसाइल सुरक्षा से लैस था। राघव की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इसी में थी। जैसे ही वह केंद्रीय हथियार स्टेशन की ओर बढ़ रहा था, उसने अचानक जहाज के कॉन्फ्रेंस हॉल में चालक दल की एक सूची देखी। एक परिचित नाम ने उसका ध्यान खींचा। वह रुका, अपना सिर झुकाया और करीब से देखने लगा। फिर वह जोर से हंसा। यूनिक्सियांग का डिप्टी कैप्टन अर्नव। उद्धरण चिन्ह ... ओ तेरी, तो वह आदमी पायलट था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके हाथ इस परिवहन जहाज की रसद लग गई। उसके पास सीधा एक्सेस था। तो हेमंत की अफवाह निराधार नहीं थी। अर्नव संभवतः जहाज की दुर्घटना में बच गया था, जिससे पता चलता है कि उसके पास इतनी मानक रसद क्यों थी। राघव बहुत चिंतित नहीं था। वह एक पल के लिए वहां रुका, फिर हथियार स्टेशन की ओर बढ़ना जारी रखा। ड्रैगन क्लास ट्रांसपोर्ट शिप वेपन स्टेशन। हथियार स्टेशन की ओर जाने वाला हैच दुर्घटना के कारण बुरी तरह विकृत हो गया था। राघव ने दरारों के माध्यम से अपनी टॉर्च जलाई और अंदर देखा। फिर उसने ठंडी सांस ली। अंदर 2 मिसाइल लॉन्चर थे और दोनों में अभी भी मिसाइलें लोड थीं। गजब, एक आइस्टॉर्म F-12 सुपरसोनिक एयर टू शिप मिसाइल और 2 गार्जियन-86 एंटी एयर मिसाइलें। एक पूर्व सैन्य उत्साही के रूप में राघव ने इन हथियारों को तुरंत पहचान लिया। लेकिन अब जब वह असली चीज के आमने सामने था, तो वे विशाल महसूस हो रहे थे। लानत है, आइस्टॉर्म F-12 6.86 मीटर लंबी है। गार्जियन-86 2.5 मीटर लंबी है। जाहिर है, ये चीजें छोटी नहीं हैं। राघव की आंखें उत्साह से जल रही थीं। उसने अपना कम्युनिकेटर सक्रिय किया और किकी को फोन किया। सुनो, मुझे कुछ अच्छा मिला है। जहाज की हवा से लॉन्च होने वाली मिसाइलें अभी भी यहाँ हैं। थोड़ा समय लग सकता है। किकी की आवाज़ वापस आई। वह हैरान थी। मिसाइलें? जीवित बचे लोगों ने उन्हें नहीं लिया? राघव हंसा। बिल्कुल नहीं, ये रॉकेट लॉन्चर नहीं है, आप बस इन्हें उठाकर फायर नहीं कर सकते। मिसाइल लोड करने के लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है। अगर वे उन्हें हटा भी पाते तो वे क्या करते? उन्हें कंधे पर रखकर राक्षसों से टकरा जाते। राघव ने हथियार स्टेशन का निरीक्षण किया और पाया कि एक गार्जियन-86 मिसाइल जमीन पर पड़ी थी, जिसका लॉन्च रैक आधा टूट गया था। उत्तरजीवी निश्चित रूप से डर गए होंगे। तथ्य यह है कि यह स्टेशन दुर्घटना के समय फटा नहीं, यह एक चमत्कार था। किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। मिसाइलों को स्कैन करना। राघव ने सावधानी से एक हाइड्रोलिक प्रेस तैयार की, धीरे धीरे विकृत हैच को खोल दिया। एक बार अंदर जाने के बाद वह गिरी हुई गार्जियन-86 मिसाइल के पास झुक गया। भाई सुनो, मैं बस तुम्हें छू रहा हूं, मैं तुम्हें सक्रिय नहीं करने वाला। घबराहट में उसने उस पर हाथ रखा। स्कैनिंग प्रगति पर है, 50%। 20 मिनट बाद उसे आखिरकार सूचना मिली। स्कैन पूरा हुआ, गार्जियन-86 एंटी एयर मिसाइल ब्लूप्रिंट प्राप्त। राघव ने राहत की सांस छोड़ी। अब बड़ी वाली को स्कैन करने का समय था। वह आइस्टॉर्म F-12 सुपरसोनिक एयर टू शिप मिसाइल की ओर बढ़ा। स्कैन पूरा। प्राप्त ब्लूप्रिंट। आइस्टॉर्म F-12 सुपरसोनिक एयर टू शिप मिसाइल स्कैन पूरा। प्राप्त ब्लूप्रिंट। MK-66 रोल ऑन कैंटिलीवर मिसाइल लॉन्चर स्कैन पूरा। प्राप्त ब्लूप्रिंट। T1 फायर कंट्रोल रडार निगलना सफल। जोड़ 100 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स, जोड़ 40 डाइविंग प्रोफिशिएंसी, जोड़ 5 गति निगलना सफल। जोड़ 120 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स, जोड़ 50 डाइविंग प्रोफिशिएंसी, जोड़ 6 शक्ति। शानदार। राघव ने इंटरफेस को घूर कर देखा। उसने सिर्फ 2 मिसाइलों को निगलने में 1 घंटे से भी कम समय बिताया था, फिर भी उसने पहले ही 220 मैकेनिकल सोर्स पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। दक्षता लोकोमोटिव को तोड़ने से कहीं बेहतर थी। ये यात्रा सफल रही। बुरा हुआ कि यहाँ और मिसाइलें नहीं हैं। उसने अपनी नज़र ज़मीन पर पड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त गार्जियन-86 मिसाइल पर घुमाई। क्यों न इसे भी ले लिया जाए। वह निगलना जारी रखने के लिए आगे बढ़ा। बीप। उसका कम्युनिकेटर अचानक सक्रिय हो गया। किकी की आवाज़ आए। उसका लहजा बहुत ही गंभीर था। राघव, यहाँ से बाहर निकलो अभी। राघव के हाव भाव तुरंत बदल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बाहर की ओर भागा। राघव ने एक टूटी हुई रेलिंग को पार किया और जहाज की ऊपरी सतह पर छलांग लगा दी। क्या हुआ? किकी एक मोबाइल टर्मिनल पकड़े हुए उसकी ओर उड़ रही थी। इसे देखो। इस पर एक चमकता हुआ सिग्नल दिख रहा था, जो उस ट्रैकिंग डिवाइस से आ रहा था जिसे उसने पहले उस बख्तरबंद वाहन पर गुप्त रूप से लगाया था। ट्रांसमीटर सक्रिय है। ये हमारे उत्तर पूर्व में है। राघव की नज़र क्षितिज की ओर मलबे के पार गई। उसे शिजयू झील के किनारे के पास केवल एक घना जंगल दिखाई दे रहा था। अजीब है,
रेडियो सिग्नल आमतौर पर इस हस्तक्षेप में 5 या 6 किलोमीटर से अधिक नहीं पहुंचते, लेकिन वह दिशा तो खाली दिख रही है। किकी ने अचानक सांस रोक ली। रुको, क्या ये झील के नीचे हो सकता है? राघव ने भौहें सिकुड़ी। चलो चलते हैं, ये पता लगाने का समय आ गया है कि यह फाउंडेशन वास्तव में क्या है। इंजन गरज उठे। राघव और किकी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार हुए और किंगशुई टाउन की सड़कों को चीरते हुए निकल गए। बख्तरबंद वाहन से ट्रैकिंग सिग्नल स्थिर रहा। शहर के उत्तर पूर्व में किकी ने माथे पर बल डाला। अजीब है, यहाँ जंगल के अलावा कुछ नहीं है। राघव ने गति कम की। सतर्क रहो। दोनों घने जंगल में दाखिल हुए। विशाल पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था। धीरे धीरे जमीन समतल होती गई। किक-कक, राघव की मोटरसाइकिल फिसलकर रुक गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। वूम, किकी की बाइक पीछे ही थी और जैसे ही वह जंगल से निकली, उसके मुंह से चीख निकल गई। वाह, रुको, अभी रात क्यों हो गई है? राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पीछे मुड़ा और जंगल की ओर देखा। वह भी पिच ब्लैक, एकदम काला था। यह अंधेरा प्राकृतिक नहीं था। राघव, देखो, किकी ने आगे इशारा किया। अप्राकृतिक रात की चादर के नीचे दूर एक शहर की परछाई उभरी। एक ऐसा शहर जो अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। ये तो। राघव की आंखें अविश्वास से फटी रह गईं। किंगशुई टाउन। अध्याय 222, बायोकेमिकल परीक्षण स्थल। वाह, तुम सही कह रहे हो। किकी को आखिरकार समझ आया कि क्या गलत था और उसके हाव भाव बदल गए। नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये किंगशुई टाउन नहीं है। राघव की नज़रें पैनी हो गईं। देखो, दुर्घटनाग्रस्त परिवहन जहाज कहाँ है? इस जगह और असली किंगशुई टाउन के बीच सबसे बड़ा अंतर उस विशाल मलबे का न होना था। उसके अलावा सड़कें, इमारतें और पूरे शहर का लेआउट बिल्कुल वैसा ही था। यह क्या बकवास है? दो एक जैसे शहर कैसे हो सकते हैं? किकी पूरी तरह से भौचक्की होकर दृश्य को देखती रही। एक पल के लिए राघव को लगा कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है। लेकिन डार्क फॉरेस्ट, अंधेरे जंगल से निकलने के बाद एक और शहर उनका इंतजार कैसे कर सकता था? करीब से देखने पर उसने कुछ और भी अजीब देखा। वहां एक भी ज़ोंबी नजर नहीं आ रहा था। पूरा किंगशुई टाउन रात के आकाश के नीचे एक डरावनी खामोशी में लिपटा हुआ था। सूरज पहले ही ढल चुका है। यह अजीब है। राघव ने अपनी घड़ी जांची, अभी दोपहर के 4 भी नहीं बजे थे। इतनी जल्दी अंधेरा कैसे हो गया? मुझे लगता है कि हम किसी बहुत ही भयानक चीज में फंस गए हैं। किकी अनजाने में कांप उठी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या उस कम्युनिकेटर से अभी भी सिग्नल मिल रहा है? राघव का सवाल सुनकर किकी जल्दी से अपनी सोच से बाहर आए और अपने मोबाइल टर्मिनल की जांच की। हाँ, और यह अब और भी करीब है। किकी ने आगे अंधेरे शहर की ओर इशारा किया। ये बस थोड़ा आगे ही होना चाहिए। राघव ने छायादार शहर को घूरा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। चलो वापस मुड़ते हैं। ये स्थिति उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। सतर्क रहने के लिए राघव ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया। रात पहले ही हो चुकी थी और अगर उन्होंने गलती से किसी डरावनी सत्ता, एयरी एंटिटी को उकसा दिया तो यह एक बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किकी की आगे के अजीब शहर की खोज करने की सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। राघव के आदेश पर उसने तुरंत अपनी बाइक घुमा ली। दोनों ने अपनी मोटरसाइकिलों की रफ्तार बढ़ाई और वापस अंधेरे जंगल की ओर भागे। वुनमम, घने जंगल के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए मोटरसाइकिलों की आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन वे जितना अंदर जाते, स्थिति उतनी ही खराब होती गई। राघव को जल्द ही एहसास हुआ कि वे चाहे कितनी भी दूर क्यों न चले जाएं, उनके चारों ओर का जंगल पिच ब्लैक, घोर अंधेरा बना रहा और भी काला होता जा रहा था। फिर अगले ही पल दोनों मोटरसाइकिलें जंगल से बाहर निकलीं, लेकिन उन्होंने खुद को वहीं पाया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उद्धरण चिन्ह ... यह क्या बकवास है? किकी तुरंत घबरा गई। वह राघव की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। हे, क्या हमें कोई भूत लग गया है? राघव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने छायादार शहर की ओर वापस देखा और बुदबुदाया, लगता है कि हमारे पास इसे जांचने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस जगह में किंगशुई टाउन की तुलना में कुछ तो अलग होना चाहिए जिसे हमने पहले देखा था। उफ, किकी का चेहरा अनिच्छा से भरा था, लेकिन कोई और रास्ता न देखकर उसने आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वुनमम, राघव ने धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल को शहर की ओर बढ़ाया। चारों ओर सन्नाटा था, केवल इंजन की गूंज अंधेरे को चीर रही थी। उनकी हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी मुश्किल से अंधेरे को भेद पा रही थी। वे जितना करीब पहुंचे, उन्हें उतना ही यकीन हो गया ये शहर असली था। सब कुछ एक एक चीज किंगशुई टाउन के समान थी। राघव ने उन निशानों पर ध्यान केंद्रित किया जो उसने असली शहर से याद किए थे। समानता सटीक थी, यहाँ तक कि मैनहोल कवर की स्थिति भी।
एक अकथनीय बेचैनी उसके भीतर समा गई। किकी ने भी इसे महसूस किया। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने असली किंगशुई टाउन छोड़ा था, फिर भी वे एक और किंगशुई टाउन में खड़े थे। यह विचार ही बेतुका और भयानक था। दो एक जैसे शहर कैसे हो सकते हैं? किकी की भौहें अविश्वास में तन गईं। इसे जानबूझकर दोहराया गया होगा, राघव बुदबुदाया, उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। चौकन्ने रहो। किकी उसके पीछे चल रही थी, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ रही थी। ये जगह, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ वास्तव में कोई रहता है। उसने फिर से अपना मोबाइल टर्मिनल जांचा। ट्रैकिंग प्रोग्राम और भी तेज हो गया। वह कम्युनिकेटर जो तुमने लगाया था वह निश्चित रूप से यही है। बीप हम। अचानक शहर के भीतर से एक तीखा अलार्म गूंजा जिसने उस भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। राघव और किकी दोनों ने तुरंत ब्रेक लगाए और सतर्क आंखों से अपने आसपास का मुआयना किया। यह क्या है? ये किसी तरह का अलार्म है, किकी ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ कहा। लेकिन इसकी आवाज़ कुछ गलत है। आवाज़ खाली सड़कों, गलियों और अंधेरे कोनों से टकराकर गूंज रही थी। और फिर एक ठंडी, यांत्रिक महिला आवाज़ सुनाई दी। प्रयोगात्मक स्थल संख्या 3 किंगशुई टाउन। बायोकेमिकल सिमुलेशन संख्या 92 प्रारंभ किया जा रहा है। हिस्सस। जैसे ही आवाज़ बंद हुई, पूरे शहर में छिपे हुए अनगिनत छिद्रों वेंट्स से एक गाढ़ा कोहरा निकलने लगा। एक प्रयोग स्थल। राघव का चेहरा काला पड़ गया। किकी ने सांस रोक ली। रुको, क्या हम पहले से ही उस शोध सुविधा के अंदर हैं? ये निश्चित रूप से फाउंडेशन का इलाका है, लेकिन अगर यह जगह इतनी बड़ी है तो उन्होंने इसे छिपाकर कैसे रखा? जैसे कि उसके सवाल का जवाब देने के लिए आसमान में बिजली कड़की। कड़क गड़गड़ाहट के साथ घने काले बादल ऊपर उमड़ने लगे। हवा में एकदम घोटने वाली आपदा का एहसास भर गया। अचानक उसने आगे अंधेरे में कुछ हिलने की आवाज़ सुनी। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुमने वह सुना? आगे कुछ हिल रहा है। राघव की आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसकी मांसपेशियां तन गईं। किकी ने तुरंत अपना सिर घुमाया, उसकी नज़रें हेडलाइट्स के पार अंधेरे पर टिकी थीं। एक आकृति आगे बढ़ी। गाह अगघग क्ररकक। अंधेरे से एक अजीब, गीली गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंजी, जैसे कि कोई सड़ती हुई वोकल कॉर्ड अप्राकृतिक रूप से मुड़ रही हो। कुछ आ रहा है। राघव की उंगलियां सहज रूप से उसकी राइफल पर कस गईं। फिर अंधेरे में से एक आकृति उनकी हेडलाइट्स की रोशनी में लड़खड़ाते हुए आई और अगले ही पल उनका खून जम गया। यह एक विकृत, आपस में जुड़ा हुआ मानव जैसा जीव था। इसका शरीर एक घृणास्पद चीज था। अंग अप्राकृतिक कोनों में मुड़े हुए और जुड़े हुए थे, त्वचा पीली और सड़ चुकी थी। दो बिना सिर वाली गर्दनें थीं जहां उनके चेहरे होने चाहिए थे। राघव की बाहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या यह एक ज़ोंबी था या कुछ और? उद्धरण चिन्ह ... वह क्या बला है? किकी की आवाज़ घृणा से भरी थी। तुम्हारे पीछे, राघव अचानक चिल्लाया। किकी का दिल धड़कना भूल गया। उसने अपना सिर घुमाया। एक और वैसा ही घृणास्पद जीव अंधेरे से उसकी ओर लड़खड़ाते हुए आ रहा था। ये जीव ऐसे लग रहे थे जैसे दो सड़ती हुई लाशों को एक साथ सिल दिया गया हो। हटो वूनमम। राघव ने गैस दबाए, अपनी मोटरसाइकिल को एक ही जगह पर घुमाया। उसने आने वाले राक्षस के सिर पर विंड कैनन से सीधा वार किया। बैंग बैंग बैंग। अदृश्य गोलियों ने उसके मांस को चीर दिया। सड़े हुए मांस के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लेकिन वह चीज धीमी भी नहीं हुई। इसके बजाय वह चिल्लाए, उसके मुड़ने हुए अंग बेतहाशा फड़कने लगे और अचानक वह पूरी रफ्तार से राघव पर झपटी। इसे मारा नहीं जा सकता। राघव ने तुरंत अपनी ब्लैक राइफल के मैग्नेटिक एक्सेलरेशन इंजन को सक्रिय किया और एक सुपरचार्ज्ड शॉट सीधे उसके सिर पर दागा। बूम। उसकी एक खोपड़ी उड़ गई, लेकिन गिरने के बजाय वह जीव मुश्किल से लड़खड़ाया और फिर से हमला करने लगा। और फिर उसका शरीर सूजने लगा, जैसे कि अंदर कुछ फटने वाला हो। राघव की नज़रें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... किकी समझ गई। किकी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मानसिक शक्ति, साइकिक पावर से जीव को एक जगह जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नियंत्रित कर पाती, बूम। जीव का ऊपरी शरीर फट गया, जिससे काले कीड़ों बीटल्स की एक बार निकल आई। और फिर शहर के हर कोने से झुंड जागने लगा। काले कीड़े बहते हुए खून की तरह बाहर निकलने लगे, जो राघव और किकी की ओर एक जीवित लहर की तरह बढ़ रहे थे। ये किस तरह का प्रयोग है? राघव का चेहरा गंभीर हो गया। वूनमम। राघव ने थ्रॉटल घुमाया। उसकी मोटरसाइकिल जोर से दाईं ओर मुड़ी, अपने पहियों के नीचे कई कीड़ों को कुचलते हुए। बैंग बैंग बैंग। किकी ने कई विंड कैनन चलाए। उनकी अदृश्य शक्ति ने कीड़ों के झुंड को चीर दिया। लेकिन जैसे ही उसने आगे देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बाम बाम बाम। आसपास की इमारतों के दरवाजे एक साथ खुले। अंधेरी दुकानों और घरों के अंदर से मुड़े हुए मानवीय जीव सड़कों पर निकलने लगे। पूरा शहर जाग उठा था। राघव ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई। वे तेज नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या अंतहीन थी। लानत है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। किकी की आवाज़ में घबराहट थी।
हमें उन सभी से लड़ने की जरूरत नहीं है। राघव की आवाज शांत रही। हमें बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। उसने जल्दी से अपना रास्ता बदला। वे अंततः एक चौड़ी सड़क पर निकले। उनके सामने एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खड़ा था। दाईं ओर कोहरे भरे अंधेरे में एक स्कूल दिखाई दिया। राघव का चेहरा और काला पड़ गया। वह इसे पहचानता था। उसने सांस छोड़ी। यही वह जगह है जहां असली किंगशुई टाउन में परिवहन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तभी किकी ने स्कूल की ओर इशारा किया। राघव, देखो, रोशनी। स्कूल की लाइटें अभी भी जल रही हैं। कोहरे से ढकी खिड़कियों के माध्यम से कक्षाओं के अंदर से मध्यम पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। एक शहर में जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए था। स्कूल में अभी भी बिजली थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या अंदर लोग हो सकते हैं? राघव ने फैसला किया। चलो इसे देखते हैं। जैसे ही उनकी बाइक स्कूल के आंगन में दाखिल हुई, किकी अचानक चौंक गई। राक्षस, वह पीछे मुड़ी, आंखें फटी रह गईं। उन जीवों ने पूरी तरह से रुक दिया था। एक भी जीव स्कूल की सीमा में दाखिल नहीं हुआ। इसके बजाय वे झुंड में जमा हो गए और स्कूल की बाड़ से चिपक गए, जैसे कोई खामोश भीड़ हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? किकी फुसफुसाई। वे अंदर क्यों नहीं आ रहे? राघव की आंखें सिकुड़ गईं। इस स्कूल के बारे में कुछ अलग था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो शायद हमें सही जगह मिल गई है। राघव ने मुख्य शैक्षणिक भवन के प्रवेश द्वार के पास अपनी बाइक रोकी। वह जगह जर्जर अवस्था में थी। आंगन में किताबें और कागजात बिखरे हुए थे। उसने इंजन बंद किया, अपनी ब्लैक राइफल और इलेक्ट्रिक ब्लेड उठाए। इसी बीच एक रोशनी से भरे अवलोकन कक्ष ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर कई शोधकर्ता स्क्रीन की निगरानी कर रहे थे। उनमें से एक सफ़ेद लैब कोट वाली महिला ने अचानक कुछ असामान्य देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रिपोर्ट, जोन एफ में अज्ञात घुसपैठिए पाए गए हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने माथे पर बल डाला। बायोमेट्रिक स्कैन शुरू करो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पुष्टि हुई। 2 अपंजीकृत व्यक्ति, महिला एक उच्च पदस्थ अधिकारी। सुरक्षा प्रमुख फैंग की ओर मुड़ी। प्रमुख फैंग, परीक्षण स्थल के अंदर 2 अज्ञात व्यक्ति हैं। क्या हमें प्रयोग रोक देना चाहिए? फैंग ने घुसपैठियों की तस्वीरों को देखा। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस कुछ बदकिस्मत चूहे हैं। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। उन्हें मरने दो। बीप। जैसे ही सुरक्षा अधिकारी आदेश लागू करने वाला था, बीप बीप बीप। मोबाइल टर्मिनल लाल रंग में लेवल 1 अलर्ट के साथ चमक उठा। फैंग का चेहरा सदमे में आ गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? स्क्रीन पर घुसपैठियों में से एक की प्रोफाइल दिखाई दी। विषय की पहचान, राघव फाउंडेशन, उच्च प्राथमिकता, अवलोकन, लक्ष्य क्लियरेंस लेवल 1 1। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक लेवल 1 लक्ष्य। उसका हाव भाव पूरी तरह बदल गया। प्रयोग रोको अभी, उसने आदेश दिया। मिस दिया को तुरंत सूचना दो। उसी समय एक धुंधली रोशनी वाले गलियारे में दिया वैज्ञानिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी। मिस दिया, एक सहायक ने रिपोर्ट दी, पुष्टि हुई है। राघव ने किंगशुई टेस्ट साइट में प्रवेश किया है, साथ में एक साथी भी है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उन्होंने कहाँ से प्रवेश किया? दिया की आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। सुविधा संख्या 2 के प्रयोगात्मक जंगल से। दिया अचानक रुक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैसे? उसने अपनी भौहें सिकुड़ी। वहां से वे कैसे प्रवेश कर सकते हैं? उसके सहायक ने भी उलझन में सिर हिलाया। दिया के चेहरे पर एक विचारपूर्ण भाव आया। ठीक है, उसने आखिरकार कहा। क्या हमें उन्हें अंदर लाना चाहिए? सहायक ने सावधानी से पूछा। एक पल का सन्नाटा, फिर दिया दृढ़ता से बोली, क्षेत्र अलगाव, सेक्टर आइसोलेशन शुरू करो। राघव को उसके साथी से अलग करने की कोशिश करो। उसने निगरानी स्क्रीन की ओर देखा। यह एक दुर्लभ अवसर है। हम उसकी मैकेनिकल एबिलिटी का प्रत्यक्ष परीक्षण भी कर सकते हैं। सहायक झिझका। और दूसरे वाले का क्या? दिया आगे बढ़ने लगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उसे रहने दो। समझ गया।